नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। वोट वाइब सर्वे के मुताबिक केरल एक बड़े बदलाव के मूड में दिखाई दे रहा है। वोट वाइब इंडिया सर्वे के मुताबिक केरल सरकार के खिलाफ नाराजगी जबरदस्त है। करीब 48% लोग पिनाराई विजयन सरकार से नाराज हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। 62% लोग अपने मौजूदा विधायक को बदलना चाहते हैं। 28% उसी पार्टी से नया चेहरा चाहते हैं और 34% किसी और पार्टी से। सिर्फ 23% लोग मौजूदा व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं। असली खेल यहाँ है। यहाँ पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो रही है। यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उसको 39% लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा सत्तारूढ़ वाम गठबंधन एलडीएफ को सिर्फ 27.8% समर्थन मिलता है और बीजेपी के एनडीए को भी 23% से अधिक समर्थन मिल रहा है। वोट वाइब सर्वे के मुताबिक शशि थरूर चर्चा में बने हुए हैं। लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं और उनके बारे में भ्रम में भी हैं। यूडीएफ में शशि थरूर आगे हैं। 28.3% लोग उन्हें सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन 27% कोई पसंद नहीं है उनकी, वो भ्रम में है। इसके अलावा एलडीएफ में के शैलजा को 24.2% लोग सीएम देखना चाहते हैं और पिनाराई विजयन को सिर्फ 17.5% लोग ही सीएम देखना चाहते हैं। हालांकि सबसे बड़ा आंकड़ा उनका है जिनको पता ही नहीं है कि कौन नेता हो। अंत में सवाल ये है कि क्या होगा चुनाव में, तो जवाब है जनता सरकार से नाराज है। कांग्रेस गठबंधन बदलाव का विकल्प बनकर उभर रहा है, लेकिन दोनों बड़े गठबंधनों में स्पष्ट नेता की कमी है। बीजेपी भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। भारत के पीएम मोदी की ओर से दलाई लामा को उनके जन्मदिन की बधाई दिए जाने पर चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। चीन ने सोमवार को कहा कि इस पर भारत से विरोध दर्ज कराया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि तिब्बत से जुड़े मुद्दे पर चीन की सरकार का पक्ष दृढ़ और स्पष्ट है। 14वें दलाई लामा राजनीतिक तौर पर निर्वासित हैं, जो कि लंबे समय से चीन के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, जो धर्म की आड़ में तिब्बत को चीन से अलग करना चाहते हैं। भारत को तिब्बत से जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता के बारे में पता होना चाहिए। उसे 14वें दलाई लामा की चीन विरोधी और अलगाववादी प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। माओ निंग ने कहा कि भारत को तिब्बत से जुड़े मुद्दे पर उन प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए जो उसने चीन के प्रति जताई हैं और इन मुद्दों का इस्तेमाल चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बंद करना चाहिए। बता दें, पीएम मोदी ने 6 जुलाई को 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई राजनेता धर्मशाला में उनके जन्मदिन समारोह में शामिल हुए थे। पीएम मोदी के सामने 3 बार बनारस से चुनावी ताल ठोककर विरोधी का चेहरा बने कांग्रेस नेता अजय राय ने बड़ा दावा किया है। पिंडरा विधानसभा में पूर्व विधायक ऊदल पर प्रकाशित किताब पर आयोजित कार्यक्रम में अजय राय ने कहा कि 2029 में नरेंद्र मोदी बनारस छोड़कर भागेंगे या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के सामने मंच से अजय राय ने यह हुंकार भरी। बता दें, 2014 से लेकर 2024 तक अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये याचिकाएं राजद सांसद मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और एडीआर सहित अन्य ने दायर किए हैं। सोमवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण और शदान फरासत ने संयुक्त रूप से इस मामले का उल्लेख जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जोय मल्ल्या बागची की बेंच के सामने किया। उन्होंने इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की। बता दें, चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है। इसका आरोप है कि चुनाव आयोग इसमें खेल कर रहा है जिससे बीजेपी को फायदा होगा और विपक्ष के वोट काटे जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि ये बिहार से शुरुआत है और बाकी देश में ऐसा ही होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसे रोके। बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो राहुल गांधी के साथ बिहार में चक्का जाम करने जा रहे हैं। गरीबों के अधिकारों को लेकर वो ऐसा करने की बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 तारीख को राहुल गांधी और हम दोनों मिलकर चक्का जाम करेंगे। बिहार में जिस तरह से गरीबों के अधिकार, मत का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, हम उनके हक के लिए चक्का जाम करेंगे और ट्रेड यूनियनों का भी पूरा साथ देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक नया ओपिनियन पोल आया है।
इंक्स इनसाइट की ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए सरकार की वापसी होने की संभावना है। हालांकि इसी ओपिनियन पोल में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री की पसंद के रूप में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव टॉप पर हैं। एनडीए को करीब 49% वोट मिलने की संभावना है, वहीं महागठबंधन को 36% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में यह भी पता चला है कि मुख्यमंत्री के लिए लोगों की पहली पसंद कौन है। करीब 39% लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है और 35.6% लोग अभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं 4.6% लोगों ने चिराग पासवान को और 2.3% लोगों ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया है। सिर्फ 1.7% लोगों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया। वहीं 12.3% लोग बीजेपी से किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इंक इनसाइट के सर्वे में पता चला है कि एनडीए को महागठबंधन से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। ये सर्वे मई में किए गए सर्वे को जैसा ही है। सर्वे के अनुसार एनडीए को पुरुषों और महिलाओं दोनों का समर्थन मिल रहा है। 43.6% पुरुषों ने कहा कि वो एनडीए को सत्ता में देखना चाहते हैं, वहीं 54.7% महिलाओं ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन को वोट देने की बात कही। महागठबंधन को 39.8% पुरुषों और 31.2% महिलाओं का समर्थन मिला। वहीं उम्र के हिसाब से देखें तो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में एनडीए सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। महागठबंधन को 60 साल से ज्यादा उम्र के 39.2% समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को एक कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करेगा उसे 10% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर यह बयान दिया। बता दें, ये चेतावनी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई, जहां ब्रिक्स नेताओं ने रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में अमेरिका की टैरिफ नीतियों की आलोचना की गई। वहीं चीन ने इसके जवाब में सोमवार को कहा कि ब्रिक्स समूह टकराव नहीं चाहता है। चीन ने कहा कि टैरिफ वॉर में कोई विजेता नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट से जुड़े मामले को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आम निवेशकों को बर्बादी के कगार पर धकेल दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल किया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी इतने समय तक चुप क्यों रही और क्या सरकार किसी के इशारे पर आंखें मूंदे बैठी थी और कितने बड़े शार्क अब भी रिटेल इन्वेस्टर्स को शॉर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने 2024 में साफ कहा था, F&O बाजार बड़े खिलाड़ियों का खेल बन चुका है और छोटे निवेशकों की जेब लगातार कट रही है। अब सेबी खुद मान रहा है कि जेन स्ट्रीट ने हेरफेर करके हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। राहुल गांधी ने लिखा कि हर मामले में साफ दिख रहा है मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है। बता दें, हाल ही में सेबी ने शेयर बाजार में हेरफेर कर मुनाफा कमाने के आरोप में अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट पर प्रतिबंध लगाया है। 7 जुलाई को केरल में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज के छात्रों को संबोधित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की भूमिका क्यों होती है, जबकि ये एक कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव पद है। धनखड़ ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर कई अधिकारी होते हैं, जैसे सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कैबिनेट सचिव, अन्य सचिव वगैरह। तो फिर ऐसे पद के लिए कार्यपालिका यानी सरकार को क्यों नहीं पूरी आज़ादी दी जाती नियुक्ति करने की। उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम दुनिया में शायद ही कहीं हो। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमारा संविधान तभी सही से काम करता है जब इसके तीनों स्तंभ यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपसी तालमेल से चलें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला गोस्वामी द्वारा एक लाइव प्रसारण के दौरान दिए गए कथित बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश के दुश्मन का साथ देने का आरोप लगाया था। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कथित तौर पर दिया गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार गौरम ने सोमवार को 7 जुलाई को इस मामले की थोड़ी देर तक सुनवाई की। खेड़ा ने अपने मुकदमे में दावा किया कि गोस्वामी ने अपने चैनल पर प्रसारण के दौरान कहा था कि फिलहाल ये पार्टी देश के दुश्मन के साथ है। अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं तो क्या आप भी देश के दुश्मन हैं?
खेड़ा का कहना है ये बयान उनकी और उनकी पार्टी की छवि को धूमिल करने वाला है। रफाल लड़ाकू विमान की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए चीन ने अपने दूतावासों के जरिए जबरदस्त अभियान चलाया। मई में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस दौरान भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों ने नुकसान होने की बात का संकेत दिया, लेकिन फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया कि चीन ने राफेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी इस खुफिया जानकारी के हवाले से बताया गया कि चीन ने राफेल की बिक्री को कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया, जिसमें चीनी दूतावासों में तैनात रक्षा अताशे ने उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जिन्होंने पहले से ही राफेल खरीदे हैं या खरीदने पर विचार कर रहे हैं। राफेल विमान फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है। भारत में अब तक की पहली डिजिटल जनगणना 2027 में होगी और इसकी वजह से जनगणना के आंकड़े पहले की तुलना में बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। ये जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि जनगणना 2 चरणों में की जाएगी और पहली बार तकनीक का इस्तेमाल करके डेटा सीधा सर्वर पर भेजा जाएगा, जिससे जानकारी जल्दी मिल जाएगी। इस बार लोगों को खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का विकल्प मिलेगा, यानी आप खुद घर बैठे जनगणना के लिए जरूरी जानकारी भर सकेंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। वजह ये थी कि पीएम मोदी ने अमेरिका के टेक्सास राज्य में बाढ़ से मरे लोगों के लिए तो शोक व्यक्त किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही पर एक शब्द तक नहीं कहा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हमारे पीएम ने अब तक वहां के लोगों के लिए एक शब्द भी सांत्वना के नहीं कहे। वहीं अमेरिका के टेक्सास की बाढ़ पर वो तुरंत दुख जता रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि टेक्सास दिल्ली से भले ही दूर हो, लेकिन लगता है कि पीएम के दिल के ज्यादा करीब है, मंडी के लोगों से ज्यादा। उन्होंने एक और पोस्ट लिखा कि हिमाचल में दर्जनों लोग बाढ़ में जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन अगर किसी और देश में किसी को कांटा भी चुभ जाए तो तुरंत ट्वीट आ जाता है। क्या भारतीयों की जान विदेशियों से सस्ती है? क्या अब संवेदना भी राजनीति का हिस्सा बन गई है? बता दें 20 जून से शुरू हुए मानसून के बाद हिमाचल प्रदेश में अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 50 से ज्यादा मौतें बादल फटने, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स की वजह से हुई हैं। 121 लोग घायल हुए हैं और सिर्फ मंडी जिले में 30 लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। पूर्व रूसी परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने आत्महत्या कर ली और ये घटना उसी दिन हुई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था। सोमवार सुबह पुतिन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और यह आदेश सरकारी वेबसाइट पर जारी हुआ। उनकी जगह पर एंड्रे निकितन को अस्थायी मंत्री बनाया गया। जब पत्रकारों ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा कि आखिर उन्हें क्यों हटाया गया, तो उन्होंने कहा यह भरोसे की कमी के कारण नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई दूसरा कारण भी नहीं बताया। रूसी जांच एजेंसी के मुताबिक स्टारोवोइट का शव उनकी कार में गोली लगने की हालत में मिला। एजेंसी ने कहा कि अभी जांच जारी है, लेकिन मुख्य आशंका आत्महत्या की है। इस खबर ने रूस में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.